Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. This is your mentor iAneeqaMemon, and today's video lecture is the second video lecture on analogies. Analogies पे अगर आपने मेरा first video lecture नहीं देखा है तो उसका link description box में है, and also I'm attaching a link here as well. So you can go and watch the video lecture 1 first, and then you can come here and watch this video. तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एनालॉजी क्या होती हैं, एनालॉजीज के एमसीक्यू एग्जाम में किस तरह से आते हैं, एंड देन वी केम टू द कंक्लूजन कि एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर दैट हैज बीन गिवन बाय द एग्जामिनर। यानी कि एग्जामिनर आपको एक पेयर ऑफ वर्ड देगा ऑलरेडी, उस पेयर ऑफ वर्ड में आपने टाइप ऑफ रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर लेना है, और जो सेकंड पेयर जो कि इनकम्प्लीट है उसका पार्टनर ढूंढने के लिए आपने उसी रिलेशनशिप को अप्लाई करना है। ठीक है, सो जो दो पेयर आपके पास बनने चाहिए उन दोनों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, किस लेवल पर? रिलेशनशिप टाइप की लेवल पे। ठीक है, सो अब रिलेशनशिप की जो टाइप्स हैं वो बहुत सारी होती हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लिया था, आज की वीडियो में हम दूसरी जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट टाइप है एक्शन टू आउटकम। यानी कि एक वर्ड जो है वो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि फर्स्ट वर्ड आपका एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एक्शन का जो आउटकम है उसको वो सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो क्या है? स्टडी। अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं तो उसका आउटकम क्या होता है कि आपके पास एक नॉलेज आता है। ठीक है, सो स्टडी इज द आउटकम, नॉलेज इज द आउटकम ऑफ स्टडी, राइट? या फिर आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, स्टडी रिजल्ट्स इन गेटिंग नॉलेज, राइट? इसी तरह से स्ट्रेंथ इज द आउटकम ऑफ एक्सरसाइज, राइट? सो अगर आपको एग्जामिनर स्टडी एंड नॉलेज दे देता है और सिर्फ एक्सरसाइज देता है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्टडी और नॉलेज के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। स्टडी और नॉलेज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है एक्शन टू आउटकम। स्टडी एक्शन है और नॉलेज उसका आउटकम है। फिर आपने इसी रिलेशनशिप को अप्लाई करते हुए एक्सरसाइज वर्ड का पार्टनर ढूंढना है जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से। ठीक है, सो आपने फिर ये सोचना है कि ओके, एक्सरसाइज इज द एक्शन, जैसे कि स्टडी इज द एक्शन, राइट? तो अब नॉलेज क्योंकि स्टडी का आउटकम है, इसी तरह से एक्सरसाइज का आउटकम क्या होता है? आप उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली ऑप्शंस में आपको जो डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा कि एक्सरसाइज का आउटकम क्या है। तो एक्सरसाइज का आउटकम यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेंथ। कुछ और भी हो सकता है जो कि ऑप्शंस में दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने उसका आउटकम लिखा है स्ट्रेंथ, राइट? सो रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेने से आपको जो पेयर आधा है या जो जिस पेयर का पार्टनर आपने एक्चुअली ढूंढना है वो इजी हो जाएगा आपके लिए ढूंढना। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल इनोवेट या इनोवेशन। इनोवेशन इज एन एक्शन और इनोवेट इज एन एक्शन, राइट? और उसका आउटकम क्या है? प्रोग्रेस, राइट? इसी तरह से टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर इज एन एक्शन, उसका आउटकम क्या है? डिस्कवरी और टू डिस्कवर, राइट? सो डिस्कवरी इज एन आउटकम। नाउ कोलैबोरेट, कोलैबोरेट इज एन एक्शन कि आप एक दूसरे से कोलैबोरेट करें, ठीक है? और फिर सिनर्जी इज एन आउटकम, राइट? इसी तरह से मेडिटेट इज एन एक्शन, देन मेडिटेशन के बाद क्या आती है? क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, राइट? सो क्लैरिटी इज एन आउटकम, राइट? इसी तरह से बाकी एमसीक्यूज हैं, बाकी जो यहाँ पर कैटेगरीज लिखी हुई हैं वो हैं, एडवोकेट आपके पास एक्शन है, चेंज इज एन आउटकम, रिसर्च इज एन एक्शन, एडवांसमेंट इज एन आउटकम। और सेंटेंस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाने सिखाया था वो इस तरह से हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज द आउटकम ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड अग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ नेगोशिएशन, राइट? या फिर आप ये कह सकते हैं आर्ग्यू रिजल्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन और नेगोशिएट रिजल्ट्स इन अग्रीमेंट, राइट? तो आप इस तरह से अगर सेंटेंस बनाते हैं तो आपको ये सेकंड पेयर फाइंड आउट करना जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप पे चलते हैं, रोल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? यानी कि एक वर्ड जो है, जो फर्स्ट वर्ड है आपका, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? रोल को,
और वो रोल जो है उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, या वो जो काम करता है उसको वो सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा। जैसे डॉक्टर्स रोल इज टू डायग्नोज द डिजीज, राइट? सो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डायग्नोज द डिजीज, राइट? सो द, या आप सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, द रोल ऑफ अ डॉक्टर इज टू डायग्नोज अ डिजीज, राइट? या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर इज टू डायग्नोज अ डिजीज, राइट? सो अगर आप इस तरह से एक सेंटेंस बना लेते हैं, आपको टीचर का रोल फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। द रोल ऑफ अ टीचर इज टू एजुकेट, राइट? सो इधर देखें आप, सर्जन, द रोल ऑफ अ सर्जन इज टू ऑपरेट, राइट? इसी तरह से द रोल ऑफ फिलोसोफर इज टू थियराइज, द रोल ऑफ CEO is to strategize, the role of anthropologist is to study cultures, right? अब इस तरह से ऑपोजिट भी आ सकता है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएट पहले लिखा हो, डिप्लोमेट बाद में लिखा हो, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लिखी है और जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका रोल बाद में लिखा हुआ है, राइट? सो आपने रिलेशनशिप सेम ही रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रोल हो जाएगा, लेकिन आप अगर अंडरस्टैंड कर जाते हैं रोल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रोल, सो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू इम्प्लीमेंट और टू अप्लाई द सेम रिलेशनशिप ऑन दी अदर पेयर, जो कि आपके पास यहाँ पर तो पूरा है लेकिन यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मार्क लगा होगा, या फिर ये सेकंड वर्ड जो है वो नहीं होगा और आपने ऑप्शंस में से उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है? थर्ड रिलेशनशिप इज इवेंट टू इमोशनल रिस्पॉन्स, राइट? हमने एक और भी पढ़ा था कॉज एंड इफेक्ट वाला, ये कॉज एंड इफेक्ट वाले में भी आ सकता है कि एक चीज दूसरी चीज को कॉज कर रही है, ठीक है, या उसका इफेक्ट है, यानी कि फर्स्ट वर्ड इज अ कॉज एंड द सेकंड वर्ड इज एन इफेक्ट, राइट? सो इसी तरह से इवेंट टू इमोशनल रिस्पॉन्स भी उसी ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी में आता है या थोड़ा सा सिमिलर है। सो इवेंट क्या हुआ है? सरप्राइज, किसी को सरप्राइज मिला है। इमोशनल रिस्पॉन्स उसका क्या आया है? एस्टोनिशमेंट, राइट? सो आप ये भी कह सकते हैं एस्टोनिशमेंट सॉरी सरप्राइज इज द कॉज ऑफ एस्टोनिशमेंट, इस तरह से भी हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं इस पे, और इवेंट टू इमोशनल रिस्पॉन्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सो सरप्राइज कॉजेज एस्टोनिशमेंट, अगेन इमोशनल रिस्पॉन्स में भी आप इसी तरह का सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह से फेलियर इज द कॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, राइट? प्रमोशन इज द कॉज ऑफ सेटिस्फेक्शन, जॉब लॉस इज द कॉज ऑफ एंजाइटी, नॉस्टैल्जिया इज द कॉज ऑफ, सॉरी अब यहाँ पर ऑपोजिट है, ठीक है? ऑपोजिट क्या है? नॉस्टैल्जिया इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स, राइट? एंड रीयूनियन वो इवेंट है जिसकी वजह से वो इमोशनल रिस्पॉन्स आया है, ठीक है? सो यू कैन से दैट रीयूनियन इज द कॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया। अब क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट रिलेशनशिप है, यानी कि इमोशनल रिस्पॉन्स को पहले लिखा गया है और इवेंट को इमोशनल रिस्पॉन्स को पहले यानी कि नॉस्टैल्जिया को पहले लिखा गया है और इवेंट को बाद में लिखा गया है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट पेयर होगा उसमें भी इमोशनल रिस्पॉन्स पहले है, डिस्ट्रस्ट, राइट? और इवेंट यानी कि बिट्रेयल बाद में है। बिट्रेयल मतलब धोखा देना, धोखा देने के बाद इमोशनल रिस्पॉन्स क्या आता है कि आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते जो जिसने भी आपको धोखा दिया है, ठीक है? सो बिट्रेयल इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा and then do apply the relationship on the exercises as well. Now the next is object to related object, right? यानी कि एक ऑब्जेक्ट दिया है और दूसरा जो वर्ड है वो उसके ही रिलेटेड होगा, ठीक है? यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है या दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जैसे कि लॉक एंड की, राइट? लॉक एंड की आप ये इसका रिलेशनशिप ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है? इसी तरह से डोर एंड हैंडल, ठीक है? हैंडल डोर का पार्ट है, ठीक है? तो एक रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्ट है ऑलरेडी। बो एंड एरो, राइट? गन एंड बुलेट, राइट? तो यहाँ पर क्या रिलेशनशिप आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा उसके ही रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, राइट? और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कुछ भी आ सकता है, लेकिन अब आपको ये फाइंड आउट करना है, ओके, जिस तरह से कैमरा लेंस से रिलेट कर रहा है, यानी कि कैमरा और लेंस आपस में रिलेटेड हैं, इसी तरह से टेलीस्कोप का पार्टनर जो होगा
वो यानी कि टेलीस्कोप का जो आप वर्ड ढूंढेंगे उसके साथ वाला जो उसका पेयर वर्ड ढूंढेंगे वो टेलीस्कोप से एक रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सो टेलीस्कोप से रिलेटेड वर्ड क्या है? आई पीस, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक। पहले था ऑब्जेक्ट टू रिलेटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में रिलेशनशिप रखते थे किसी ना किसी किस्म का, या रिलेटेड थे एक दूसरे से, एक दूसरे का पार्ट थे मे बी, राइट, और या फिर एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट थे, सिग्निफिकेंट थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या है? ऑब्जेक्ट तो है लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट और उसकी क्वालिटी, या ऑब्जेक्ट या उसके कैरेक्टरिस्टिक, राइट राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फायर। अब फायर का नाम सुनते ही या फायर का वर्ड सुनते ही आपको जो उसके साथ एट्रीब्यूट या जो कैरेक्टरिस्टिक या जो क्वालिटी आप उसके साथ अटैच करते हैं, आपको पता है कि फायर हॉट होती है, राइट। सो फायर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हॉट, हॉटनेस, राइट। इसी तरह से आइस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कोल्डनेस, राइट। इसी तरह से फीदर, फीदर कैसा होता है? लाइट होता है, सो लाइट वेट होता है, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। स्टोन कैसा होता है? हैवी होता है, ठीक है। इसी तरह से तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पहले लिखी गई है, हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमंड, राइट। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखी गई है और ऑब्जेक्ट बाद में लिखी गई है। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट पेयर होगा उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखी जाएगी और ऑब्जेक्ट बाद में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सॉफ्ट, सॉफ्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क, सॉरी सिल्क। अच्छा, इसी तरह से रिफ्लेक्टिव मिरर, रिफ्लेक्टिव इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिरर, एब्जॉर्बेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पंज, राइट। इसी तरह से volcano and eruptive, eruptive is the characteristic of volcano, right, and flowing is the characteristic of river, right. So यही relationship आगे examples में follow हुआ है। Okay, so the next relationship is based on the sequence or order. Sequence और order दोनों forward भी हो सकते हैं और reverse order भी हो सकता है, right? So forward order देख लेते हैं, spring comes before समर, राइट, यानी कि स्प्रिंग पहले आता है और समर बाद में आता है, ठीक है। तो आप सेंटेंस कुछ इस तरह से ये बना सकते हैं, स्प्रिंग कम्स बिफोर समर, या फिर स्प्रिंग प्रीसीड्स समर, या फिर स्प्रिंग इज फॉलोड बाय समर, राइट। यानी कि स्प्रिंग को कौन फॉलो करता है? समर, पहले स्प्रिंग खत्म हो जाता है उसके बाद समर का सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से मॉर्निंग प्रीसीड्स आफ्टरनून, मॉर्निंग आफ्टरनून से पहले आता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, मॉर्निंग इज फॉलोड बाय आफ्टरनून, मॉर्निंग को कौन फॉलो करता है? आफ्टरनून। ये है फॉरवर्ड ऑर्डर। मॉर्निंग यानी कि जो चीज पहले आती है वो पहले लिखी गई है, और फिर जो आपके टाइम जोन में जो चीज बाद में आती है वो बाद में लिखी गई है, फॉरवर्ड ऑर्डर में हम जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्फेंसी इज द स्टेज, जब बेबी बॉर्न होता है, दैट स्टेज इज कॉल्ड इन्फेंसी। उसके बाद कौन सा स्टेज आता है? चाइल्डहुड, राइट। सो इन्फेंसी इज फॉलोड बाय चाइल्डहुड, राइट। इसी तरह से एडोलेसेंस इज फॉलोड बाय अडल्टहुड, राइट। इसी तरह से एग इज फॉलोड बाय लार्वा स्टेज, एंड प्यूपा स्टेज इज फॉलोड बाय बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई के स्टेजेस हैं, एग, फिर उसके बाद लार्वा स्टेज होती है, फिर प्यूपा स्टेज होती है, और फिर बटरफ्लाई, राइट। सो एग इज फॉलोड बाय लार्वा स्टेज, प्यूपा स्टेज इज फॉलोड बाय बटरफ्लाई, राइट। इसी तरह से प्रोलॉग इज फॉलोड बाय द चैप्टर। आपने बुक में देखा होगा, पहले प्रोलॉग दिया गया होता है उसके बाद चैप्टर। इसी तरह से जब वो खत्म हो रही होती है तो पहले एपिलॉग दिया जाता है और फिर अपेंडिक्स, राइट। सो एपिलॉग इज फॉलोड बाय अपेंडिक्स, राइट। अच्छा, इसमें यहाँ पर देखें इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब किसी चीज का आगाज होना। अब किसी चीज का आगाज होता है तो ही फिर उसमें आगे जाके डेवलपमेंट होती है ना। तो डेवलपमेंट वाली स्टेज जो है वो बाद की है, इंसेप्शन वाली स्टेज पहले की है। तो आप कह सकते हैं इंसेप्शन इज फॉलोड बाय डेवलपमेंट। आप ऐसे भी कह सकते हैं इंसेप्शन प्रीसीड्स डेवलपमेंट, राइट। क्लाइमेक्स इज फॉलोड बाय रेजोल्यूशन, ठीक है। अगेन क्लाइमेक्स आपके पास पहले आता है, किसी भी मूवी ड्रामा का या किसी नॉवेल का क्लाइमेक्स पहले आता है और फिर उसके बाद रेजोल्यूशन का स्टेज आता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने देखा कि हर चीज फॉरवर्ड ऑर्डर में जा रही थी, और फॉरवर्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, दैट इज प्रीसीड्स या फिर फॉलोड बाय।
अच्छा, अब कम्स बिफोर भी आ सकता है, क्लाइमेक्स कम्स बिफोर रेजोल्यूशन, आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस बनाने से आपको आसानी हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। तो आप तीनों में से कोई एक वर्ड यूज करके सेंटेंस बना लें पहली वाली रिलेशनशिप का, और इसी तरह से फिर आपको सेकंड जो पार्ट है उसका, उसके लिए जो उसका पार्टनर जो भी मिसिंग होगा वो इजीली आप फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे देखें, ये यहाँ पर अब रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन बाद में होती है उसको पहले लिख दिया है, ठीक है, और ड्राफ्ट पहले बनता है उसको बाद में लिखा है, यानी कि हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि रिवीजन जो कि पहले होती, सॉरी बाद में होती है उसको पहले लिखा है, और फिर जो उससे पीछे वाला काम यानी कि ड्राफ्ट बनता है, पहले बन जाता है ड्राफ्ट, तो उसको फिर बाद में लिख दिया है, तो रिवर्स ऑर्डर में हम जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं रिवीजन फॉलोज ड्राफ्ट, राइट। ओके, इसी तरह से फिर उसके बाद आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज पब्लिकेशन, पहले पब्लिकेशन होती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज पब्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह से ट्यूसडे फॉलोज मंडे, राइट, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे फॉलोज मंडे, एंड थर्सडे फॉलोज वेडनेसडे, राइट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एनालॉजीज एंड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, और इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है। सो विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन you can subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos.